हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा के व्याख्यान भाग एक से के अंतर्गत हमने देखा कि किस तरीके से हिंदी साहित्य के इतिहास की जो शुरुआत है वह एक विदेशी विद्वान गारसा दत्तासी के द्वारा शुरू की गई और उसी तरह इस हिंदी साहित्य के इतिहास को एक सुनिश्चित रूप में काल विभाजन के दृष्टिकोण से और नामकरण के दृष्टिकोण से उसको इतिहास के रूप में देखें तो उसमें भी एक विदेशी विद्वान का ही नाम आता है और वे विदेशी विद्वान थे जॉर्ज ग्रियर्सन। इसके पश्चात हमने देखा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वह बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ। सच्चे अर्थों में कहें तो आचार्य शुक्ल का इतिहास पहला ऐसा इतिहास है जिसमें जितने भी हिंदी साहित्य के पाठक, जो विद्यार्थी या जो हिंदी साहित्य के इतर अन्य जो भाषाभाषी लोग हैं, सभी के अध्ययन के लिए हिंदी उनका इतिहास बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध हुआ। किस तरह उन्होंने 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभाजित करके एक ऐसी योजना में उसको निश्चित रूप से प्रस्तुत किया कि उनका इतिहास अपनी सरलता के कारण, अपनी सूक्ष्मता के कारण बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ था। उन्होंने जिस ढंग से आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल और आधुनिक काल और उसके अंतर्गत उनकी उप जो भाग हैं उनका विवेचन किया, वह आज भी काफ़ी हद तक मान्य है। लेकिन उनके इतिहास की जो सीमाएं हैं, जिसका जिक्र हमने पहले भाग के अंतर्गत किया था, उसको हम आगे बढ़ाते हुए इतना कह सकते हैं कि उन्होंने जो हिंदी साहित्य का जो हमारा आदिकाल है या प्रारंभिक काल, उसको उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया था। इससे उस काल में जो अन्य जितनी भी सामग्री थी वह उपेक्षित हो जाती है। उसी तरह भक्ति काल की में भी उन्होंने अन्य जितनी भी धाराएं थी उनका वर्गीकरण भी हमारे सामने व्यवहारिक दृष्टिकोण से वे भी सामने नहीं आते हैं। भक्ति काल की ही भांति यदि हम रीतिकाल में देखें तो आचार्य शुक्ल ने जो रीतिकाल नामकरण दिया था वह आज भी यद्यपि मान्य है, किंतु इस बात पर हमें अवश्य विचार करना चाहिए कि इस नामकरण सीमा निर्धारण या से जो अन्य प्रेम मार्गी कवि या वीर रसात्मक जो रचयिता है, राजनीति और वैराग्य संबंधी जो कवि हैं, उनके साथ में हम न्याय नहीं कर पा रहे हैं। संपूर्ण रीतिकाल में ऐसे बहुत से कवि हैं जिन्होंने रस और अलंकारों के अलावा जो अन्य विवेचन के अन्य रस के आधार पर या अन्य शाखा के आधार, ज्ञान विज्ञान के अन्य शाखा के आधार पर जिन्होंने मुक्तक रचे, वे हमारे सामने मूल रूप से नहीं आते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि विभिन्न साहित्यिक परंपराओं और प्रवृत्तियों और को एक केवल युग विशेष के संदर्भ में ही आचार्य शुक्ल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उदाहरण के रूप में हम देखें तो आचार्य शुक्ल ने संपूर्ण मध्यकाल की विभिन्न धाराओं, प्रवृत्तियों का जो उद्भव हुआ था उसके मूल में उन्होंने मुस्लिम प्रभाव को स्वीकार किया था। इस दृष्टिकोण से देखें तो भक्ति आंदोलन उन्होंने पूर्ण रूप से तदयुगीन निराशा की देन बताया और संत मत इस्लाम के एकेश्वरवाद के प्रभाव का सूचक बताया। इन सब पर यदि हम देखें, भक्ति काल की जितनी भी ये धाराएं हैं उन पर देखें तो निश्चित रूप से उस पर जो उस समय का जो वातावरण था उसका प्रभाव हमें दिखाई देता है, किंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे यहाँ जो भक्ति की परंपरा है वह संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश से चली आ रही है। इसलिए इस आधार पर उनका यह नामकरण हमें उचित प्रतीत नहीं होता या उनका जो यह मत है यह उचित प्रतीत नहीं होता है। स्पष्ट रूप से जो डॉक्टर नगेंद्र ने शुक्ल जी के बारे में कहा है वह काफ़ी गंभीर विवेचना है उनके इतिहास के संदर्भ में, जिसे मैं उन्हीं के शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आचार्य शुक्ल की नवोन्मेषशाली प्रतिभा एवं प्रौढ़ विवेचना शक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए भी
हमें यह कटु सत्य स्वीकार करना पड़ता है कि इतिहासकार शुक्ल की उपलब्धियां उसी सीमा तक ग्राह्य है जहां तक वे आलोचक रूप से संबद्ध है, किंतु जहां वे आलोचक से पृथक होकर शुद्ध इतिहासकार के रूप में अवतरित होते हैं वहां उनकी अनेक सीमाएं स्पष्ट होने लगती है, और अवश्य ही ये उनकी अपनी सीमाएं न होकर इतिहास की सीमाएं रही है। आचार्य शुक्ल के पश्चात लगभग एक शताब्दी बाद हिंदी साहित्य में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक प्रकार से जो आगमन हुआ वह हिंदी साहित्य के लिए एक मील का स्तंभ माना जा सकता है। आचार्य शुक्ल की जो तथ्य थे, जितने भी परंपराएं जो उन्होंने चीज़ें बताई, उस पर एक नवीन दृष्टिकोण से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में अपनी धारणाएं प्रस्तुत की। उन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका, क्रम और पद्धति की दृष्टि से, हालांकि देखें तो यह हिंदी साहित्य का इतिहास तो नहीं है, किंतु उसमें इतिहास लेखन के लिए जो भी एक दृष्टि सामग्री चाहिए वह अवश्य हमें उनकी इन पुस्तकों में मिल जाती है। आचार्य शुक्ल की जो ऐतिहासिक दृष्टि थी वह युग की परिस्थितियों के संदर्भ में थी, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हमारी जो सांस्कृतिक, धार्मिक और जो हमारी प्राचीन काल से चली आ रही जो हमारी परंपराएं थी उस पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया, या एक प्रकार से कहें तो उस विकास क्रम की उन्होंने ऐतिहासिक व्याख्या करके हिंदी साहित्य का इतिहास प्रस्तुत किया। इस संबंध में उनका जो एक अलग ही मत हमारे सामने आता है वह यह कि उन्होंने पूरी तरीके से जो भक्ति काल है उस भक्ति काल को उन्होंने तदयुगीन जो पराजित हिंदू जाति की निराशा से परिणाम नहीं बताया, बल्कि उन्होंने 7वीं 8वीं शताब्दी से जब भारत की धरती पर इस्लाम की छाया भी नहीं पड़ी थी उस समय से उसका प्रेरक चिन्ह बताया, या उस समय से उसका उद्भव बताया। यदि हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ही शब्दों में कहें कि भक्ति काल का उद्भव या भक्ति का उद्भव भारत में किस तरह से हुआ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मैं हजारी प्रसाद जी के शब्दों को इस तरह से व्यक्त करना हूँ जिसे आप बहुत ध्यान से सुने। मैं इस्लाम के महत्व को नहीं भूल रहा हूँ, लेकिन जोर देकर यह कहना चाहता हूँ कि अगर भारत में इस्लाम न भी आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा वह आज है। इस प्रकार उन्होंने संत काव्य परंपरा के स्रोत, नाथपंथियों की वाणी, विचार सरणियों, पद्धतियों आदि के तुलनात्मक अध्ययन, कबीर का भाव, विचार, तर्क पद्धति, भाषा शैली आदि सभी दृष्टिकोण से उन्होंने भारतीय परंपरा के अनुकूल हिंदी साहित्य में उनकी व्याख्या की। यदि हम आचार्य शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के दोनों के इतिहास की तुलना करें तो हम एक दूसरे का पूरक कह सकते हैं उन्हें। आचार्य शुक्ल का महत्व भी कोई कम नहीं है तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्व भी कोई कम नहीं है। जिस तुलसीदास जी पर जो सबसे ज़्यादा जोर और सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया जाता है उसके विपरीत, हालांकि उन्होंने तुलसीदास जी की बहुत भूरी प्रशंसा की है और उनके भी महत्व पर उनका बहुत बल दिया, लेकिन उनके कारण से जो हिंदी के अन्य जो हमारे विशेष रूप से निर्गुण परंपरा के जो कवि थे उन पर ध्यान कम गया आलोचकों का, और उन्हें इस बात का बड़ा दुख था। इसलिए उन्होंने अपने इतिहास में संत वाणी को पर विशेष जोर दिया, या उनको कह सकते हैं कि जिन संतों को अशिक्षित, असंस्कृत और अविकसित घोषित करके उनकी अवमानना की, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनको एक हिंदी साहित्य का बहुत बड़े कवि के रूप में उनको उन्होंने प्रतिष्ठित किया था। आचार्य शुक्ल की परंपरा को ही एक प्रकार से हम कह सकते हैं आचार्य द्विवेदी ने उसके पूरक रूप में उसको आगे बढ़ाया था। आचार्य द्विवेदी की जो इतिहास संबंधी कुछ और रचनाएं हैं उनमें हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कबीर आदि अनेक ग्रंथ हैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा को ही आगे बढ़ाते हैं। ऐतिहासिक चेतना और पूर्व परंपरा के बोध की जहाँ तक बात है तो आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। उनका लक्ष्य आचार्य शुक्ल द्वारा स्थापित जो इतिहास था उसके स्थूल ढांचे में
अपनी धारणाओं को उन्होंने समेटा। हालांकि वे चाहते तो उसमें आमूल-चूल परिवर्तन कर देते, किंतु यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उनका व्यवहार, उनका स्वभाव और उनमें जो एक संवेदना थी, उसी का यह परिणाम था कि उन्होंने आचार्य शुक्ल के महत्व को अक्षुण्ण बनाए रखा और उसी को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए उन्होंने उस पर कार्य किया था। आचार्य नगेंद्र ने भी इस संबंध में लिखा है कि वास्तव में यह उनकी अहिंसक दृष्टि का ही परिणाम है कि संपूर्ण जो पुराना इतिहास है उसके सारे दोषों या गुणों का उद्घाटन करते हुए भी उसमें कोई आमूल-चूल परिवर्तन उन्होंने नहीं किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के पश्चात डॉक्टर रामकुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास दो भागों में हमारे सामने आता है। एक 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक का काल है। संपूर्ण जो उनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, वह उन्होंने केवल 693 से 1693 तक समाहित किया और इस ग्रंथ को उन्होंने 7 प्रकरणों में विभाजित किया था। इनके जो इतिहास है उसकी हम विशेषता कहें तो वह इतनी है कि उन्होंने कुछ नए नाम दिए, जैसे संत काव्य, प्रेम काव्य आदि। हिंदी का पहला कवि के रूप में उन्होंने स्वयंभू को प्रतिष्ठित किया, जो अपभ्रंश के वास्तव में कवि रहे हैं। उनका जो इतिहास है वह सरसता और प्रवाहपूर्णता के कारण अधिक रोचक व सहृदयता और कोमलता उनके इतिहास की एक बहुत बड़ी विशेषता हमारे सामने है, क्योंकि वे मूल रूप से कवि रहे हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के पश्चात अनेक ऐसे हिंदी साहित्य के इतिहास हमारे सामने आए हैं जिनका हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उसमें आचार्य डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास भाग 1 और 2 और विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग के आधार पर लिखित जो इतिहास है वह भी हमारे सामने आए, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से या आपको पढ़ने के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास, इसी तरह डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का हिंदी साहित्य का इतिहास जो 3 कालों में आदिकाल, मध्यकाल और भक्तिकाल, डॉक्टर भागीरथ मिश्र का हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र की रीति काव्य की भूमिका, परशुराम चतुर्वेदी का उत्तरी भारत की संत परंपरा, प्रभुदयाल का चैतन्य संप्रदाय उनका साहित्य, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हिंदी साहित्य का अतीत, चंद्रकांत बाली का पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास, टीकम सिंह तोमर का हिंदी का वीर काव्य, केसी नारायण शुक्ल का डॉक्टर श्री कृष्ण लाल का और लक्ष्मी नारायण सागर वासुदेव के जो इतिहास हैं वह भी हिंदी साहित्य के, जो उनके अलग अलग केवल टॉपिक्स पर उन्होंने लिखा, लेकिन वे हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा को यदि हम देखें तो वे बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे शोधपरक ग्रंथ हैं और इसे हिंदी साहित्य के इतिहास में श्रीवृद्धि ही हुई है। इस तरह यदि हम देखें तो आगे चल करके हम डॉक्टर शिव कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ और बाबू गुलाब राय का हिंदी साहित्य का इतिहास, ये भी विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी इतिहास है। यदि आप को मैं कहूँ कि आप पूरे हिंदी साहित्य का इतिहास जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, जिससे आपका ज्ञान भी जिससे बढ़े और परीक्षा में भी वो सारे उत्तर काम आ जाएंगे उसके जो भी प्रश्न आए, तो उस दृष्टिकोण से कहें तो आप 2-3 इतिहास पर विशेष ध्यान दें जिसे आप खरीद सकते हैं। एक हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र का, दूसरा डॉक्टर शिव कुमार शर्मा का हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के दोनों भाग यदि आप अवेलेबल हों मार्केट में तो आप इसे अवश्य खरीदें, नहीं तो आप कहीं से भी पुस्तकालय से भी उसको पढ़ते रहें। इस तरह से हम देखें तो गारसा दत्ता से लेकर अब तक की जो संपूर्ण परंपरा हिंदी साहित्य के इतिहास की, उससे हमारे सामने यह स्पष्ट हो जाता है कि लगभग जो 1000 सालों का हिंदी साहित्य का जो हमारा लेखन है, हिंदी साहित्य के जो कवि हैं, उसको संपूर्ण हिंदी साहित्य के लेखन को अनेक विद्वानों ने अपनी दृष्टि, रूप और पद्धतियों से उसका विवेचन किया और आज हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वह विश्व इतिहास दर्शन के बहुमान्य सिद्धांतों और प्रयोगों के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो चुके हैं।
अनेक नए नए सिद्धांत भी हमारे सामने आ रहे हैं। और हिंदी साहित्य के इतिहास के इस दृष्टिकोण को देखें तो आप परीक्षा में हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा, यदि इस तरह से कोई प्रश्न आता है तो ये संपूर्ण भाग 1 और 2 जो आपके सामने मैंने रखा है उसको आप उत्तर के रूप में उसको समाहित करें।